झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सभी एक एपिसोड में कई सारे बात करते हैं, पिछले एपिसोड में कुछ और चीज़ बताए थे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो परिचय के मोहताज नहीं है और फैमिली को बहुत नज़दीकी से जानते हैं। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं। ऐसे तो ये पिछले 28-29 सालों से वकालत में हैं, लेकिन जो फैमिली लॉयर है वो पिछले 20 सालों से हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं खास मेहमान राकेश कुमार झा सर। ये फैमिली को नज़दीक से जानते हैं और इन्हीं से आज सारी बातें करेंगे कि आखिर फैमिली कोर्ट क्या है, फैमिली कोर्ट में किस तरह से बातें आती हैं, आखिर ये फैमिली कोर्ट है क्या, फैमिली कोर्ट में किस तरह के केसेस आते हैं। देखिए, फैमिली कोर्ट जो है वो फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1985 के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है और फैमिली कोर्ट एक्ट लाने का और फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश करने का मुख्य कारण था कि विवाद ये पारिवारिक विवाद है, ये कोई आपराधिक मामला नहीं है और समझौता के आधार पर इसको समाप्त करने का, रिजॉल्व करने के लिए इसको लाया गया। तो कुटुंब न्यायालय, जो फैमिली कोर्ट बोलते हैं, कुटुंब न्यायालय जो है, उसका मुख्य मकसद यही था कि कॉन्सिलिएशन के माध्यम से ज़्यादा विवाद को, पति पत्नी और इससे परिवार से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाए और लिटिगेशन में नहीं जाने देकर और कॉन्सिलिएशन के माध्यम से विवाद का निपटारा हो। इसका फ़ायदा क्लाइंट्स को ये होता है, जो लिटिगेंट्स हैं, कि कोई भी केस यदि कंटेस्ट करके हम जीतते हैं, संघर्ष करके कोई पक्षकार जीतता है, तो यहाँ के बाद अपील में जाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सारा प्रक्रिया होते होते उसके लिए कम से कम आज के तिथि में 10 वर्षों का समय, 10 से 12 वर्ष का समय लगता है। और यदि दोनों पक्ष कॉन्सिलिएशन के माध्यम से विवाद को सुलझा लेते हैं तो जो भी हुआ अंतिम निर्णय यही हो गया, जो भी या रियूनियन में हो या सेपरेशन में हो, अंतिम निर्णय यहाँ हुआ। तो जो लिटिगेंट्स हैं उनका पैसा, समय, हर चीज़ बच रहा है, आगे का भविष्य वो देख सकते हैं। तो फैमिली कोर्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि कॉन्सिलिएशन के माध्यम से विवाद को सुलझाया जाए। फैमिली कोर्ट में कितने तरह के केस आ सकते हैं, आते हैं फैमिली कोर्ट में? जैसे विवाह से संबंधित, बच्चे से संबंधित, उसमें भी है कि बच्चे की कस्टडी, जब पर्सन एंड प्रॉपर्टी होगा, मैंने बच्चा और उसके साथ उससे संबंधित उसका कुछ संपत्ति है, तो मामला डिस्ट्रिक्ट जज में के यहाँ जाएगा और केवल बच्चे के कस्टडी से संबंधित होगा, उसकी अभिरक्षा से संबंधित होगा केस, तो वो फैमिली कोर्ट में डिसाइड होगा। विवाह से संबंधित सारे मामले फैमिली कोर्ट में डिसाइड होंगे। उसका चैप्टर 9 CRPC का, जिसमें मेंटेनेंस से, भरण पोषण से संबंधित मामला आता है, वो फैमिली कोर्ट में डिसाइड होता है। इसके अलावा दोनों पक्षकारों के बीच में यदि कोई पति पत्नी के बीच में यदि कोई संपत्ति का भी मामला हो तो फैमिली कोर्ट उसे भी देख सकती है। सर, अभी का जो चला रहा है लिव इन रिलेशनशिप का, उसके लिए कुछ है फैमिली कोर्ट के लिए? फैमिली कोर्ट में अभी तक लिव इन रिलेशन से संबंधित चूँकि कोई भी अलग से कानून अभी तक बना नहीं है, इसलिए फैमिली कोर्ट में अभी नहीं आ रहा है मामला। लिव इन रिलेशन में एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उसमें निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो लिव इन में भी रह रही है वो भी मेंटेनेंस की हकदार है, लेकिन वो जो जजमेंट आया वो आया डोमेस्टिक वायलेंस से, जो कि फैमिली कोर्ट के परव्यू से बाहर है। वो मजिस्ट्रेट देखेंगे, मजिस्ट्रेट को देखना है। बातें आती हैं, बाल बच्चा इसमें भी आता है। भरण पोषण का जो है, हाँ, वो CRPC में प्रोविज़न दिया गया है और उसमें माता, पिता, बच्चे, पत्नी, ये सभी शामिल हैं। लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट दोनों चाइल्ड शामिल हैं। तो भरण पोषण से संबंधित किसी का भी मामला हो, वो माता पिता का हो, बच्चे का हो, पत्नी का हो, सभी का मामला परिवार कुटुंब न्यायालय ही देखेगा।
सर फैमिली कोर्ट में अब तक के अगर पिछले 5 साल या 6 साल 4 साल की बात करें तो कितने मामले आए होंगे, अगर प्रतिदिन के अगर देखा जाए तो? यदि हम लोग सालाना औसत पर यदि हम देखें तो रांची कुटुंब न्यायालय में लगभग 1400 से 1500 प्रति वर्ष आ रहा है, जिसमें भरण पोषण, गार्जियनशिप, डाइवोर्स, रेस्टिट्यूशन, ये सारे मामले हैं। सर अधिकतर मामले क्या होते हैं, मतलब जो चाहे बच्चा हो, माता पिता हो या डाइवोर्स का हो, अधिकतर मामला इसमें सभी में क्या होता है? इसमें अधिकतर मामला आपको विवाह से संबंधित है, जो कि डाइवोर्स और रेस्टिट्यूशन का है। सर अब बहुत दिनों से देख रहे हैं और डाइवोर्स का केस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मामला क्या निकल के सामने आता है? बहुत सारे केस भी आप लोग सोल्व भी किए होंगे, मामला क्या आखिर निकलता क्या है डाइवोर्स का? मामला निकलता है, मैंने आप क्या पूछना चाहते हैं? मामला अगर सर कि डाइवोर्स का कारण क्या हो जाता है? कारण क्या है कि यहाँ तक पहुँचता है मामला? तो इसमें बहुत सा मुद्दा है, कोई एक कारण हम नहीं बता सकते हैं। परिस्थितियाँ आज की बदली हुई हैं, आज कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ईगो भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते आज के डेट में पढ़े लिखे जहाँ दोनों पक्षकार हैं वहाँ ईगो सबसे बड़ी समस्या है कि मैं क्यों, मैं वाली बात जब तक नहीं ख़त्म होगी समाज से डिवोर्स का मामला चलता रहेगा समाज में। हम जब तक बहुत से मामले हम लोगों ने देखा है जहाँ की पति पत्नी हम नहीं हो पाते हैं, वो मैं ही रहते हैं, और जब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी ये मामला बढ़ता रहेगा। उसके अलावा है कुछ गार्जियंस का भी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जहाँ हो जाता है गार्जियंस का, वहाँ भी मामला बिगड़ता है। और दोनों पक्षकार जहाँ कमा रहे हैं वहाँ भी मामला ज़्यादा गड़बड़ा रहा है अभी। कुछ जगह पर तो ये भी देखने में आ रहा है कि उच्च पदस्थ है एक पक्ष और दूसरा पक्ष जिसका कि कम पद पर काम कर रहा है, कम उसकी सैलरी है, वहाँ इसकी भी टोंटिंग होती है। घर में ही हो रहा है कि तुम कितना कमाती हो या तुम कितना कमाते हो, ये भी एक विवाद का कारण हो जा रहा है। सर ये लगता है कि नया मामला है इस तरह का, पहले तो वैसा कुछ नहीं, पहले मामला था नहीं, तो पहले इतना मामला भी नहीं था। जब हम शुरुआत किए थे उस समय फैमिली कोर्ट तो था नहीं, तो इक्के दुक्के मामले तलाक के न्यायालय में थे। आज है कि पिछले 2 साल से लगभग 1000 मामला डाइवोर्स का, 1000, 1005, 1004 ऐसे मामले सालाना डाइवोर्स के आ रहे हैं सालाना रांची में। सर इसमें से अधिकतर अगर कुछ तो ऐसे भी मामले होंगे कि नया कपल हो या कुछ टाइम हो गया हो, 4 साल 10 साल 20 साल, क्या थोड़ा एज के बाद भी ऐसा केस आता है क्या आप लोग पास? वैसे 40 साल के बाद वाले एज ग्रुप का बहुत कम आता है, मैंने उसका रेशियो 5% मान लीजिए। और उसके पहले का सबसे ज़्यादा केस आज के डेट में शादी से 5 साल के अंदर का आ रहा है। और एज ग्रुप तो अब हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन शादी से 5 साल के अंदर में आ रहा है। नहीं तो ऐसे तो मामला 75 साल के उम्र में भी डाइवोर्स फाइल किया एक आदमी। 75 के मतलब उम्र में? सर ये तो स्टेज, लास्ट स्टेज इसको भी कहा जा सकता है। उस स्टेज में भी हुआ है डाइवोर्स। सर उसमें अगर कुछ अगर बता रहे थे तो मामला लोग इंटरेस्टिंग है कि 75 के एज में डाइवोर्स होना, ये तो नहीं। अभी देखिए 75 हम ही कराए थे, जबकि 75 साल लड़का का उम्र था और लड़की थी 70 साल की, लेकिन बहुत उसमें भी जो आरोप था बहुत गलत था। मैंने एडल्ट्री के आधार पर वो तलाक हुआ था और हम ही कराए थे, और हस्बैंड के तरफ से हम ही थे। तो उसमें महिला जो थी किसी और के साथ रह रही थी, उसी आधार पर केस फाइल हुआ था और उसमें अलाउ हुआ था डाइवोर्स कंटेस्ट होने के बाद। सर एक चीज़ और इसी में पूछना चाहेंगे कि जो एज लिमिट होता है या पढ़े लिखे लोग होते हैं,
तो ये भी आप देखेंगे गांव शहर या शहरी क्षेत्र, इसमें अधिकतर शहरी में यदि तलाक का बात हम लोग करें, हाँ तलाक, तो तलाक का मामला अधिकतर शहरी क्षेत्र से आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का संख्या खासकर रांची में बहुत कम है। सर ग्रामीण जो मामला अधिकतर आता है ग्रामीण क्षेत्र का या शहरी क्षेत्र का, थोड़ा सा इसमें तलाक के ज़्यादातर मामले शहरी क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से भरण पोषण के मामले आते हैं। वहाँ भी मामला यही है, ज़्यादातर सामान्यतः देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष जो हैं एक महिला को छोड़ के दूसरी महिला के साथ चले जाते हैं या कहीं भी और भी परित्याग कर देते हैं महिला बच्चों को। तो ये महिलाएं डाइवोर्स के लिए नहीं आकर अपने आजीविका के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित रहती हैं और भरण पोषण का केस ही उनके द्वारा आता है। मैंने झारखंड में, पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो रांची से ज़्यादा केसेस धनबाद, जमशेदपुर, ये 2 जगह हो रही हैं। उसके बाद ज़्यादा केस वाला जो मैंने जिला है उनमें है 3 का तो मैंने नाम दे दिया। उसके बाद बोकारो है, हजारीबाग है, देवघर है। उसके बाद का जो जहाँ जिस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ केस की संख्या कम है। सबसे ज़्यादा आपको सबसे कम केस का संख्या यदि हम देखेंगे तो लोहरदगा में, लातेहार में, इन सब जगहों पर केसेस 100 के आसपास भी नहीं जाती हैं सालाना स्तर पर यदि देखें तो। कुल केस की संख्या भी देखें, मेंटेनेंस और डाइवोर्स ये सब मिलाकर भी देखें तो 100 से ज़्यादा नहीं जा रहा है आज के डेट में। सर इसमें अगर हम लोग जो वर्ग की बात करें, निम्न वर्ग या बड़े लोग या मिडिल फैमिली जो कहते हैं, अधिकतर केस किस में आता है सर? निम्न वर्ग, बड़े लोग, मतलब कि बड़े घर के लोग? तलाक का केस मध्यम वर्ग में और उच्च मध्यम वर्ग में ज़्यादा आ रहा है। पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादा तलाक और इसके रेस्टिट्यूशन में, डिवोर्स से संबंधित मामले में आ रहे हैं। निम्न वर्ग के लोगों का तलाक बहुत कम हो रहा है और आज नहीं रहा है उनका मैटर। उस वर्ग में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस का केस आता है, निम्न आय वर्ग में। सर आप तो इतना दिनों से, इतना सालों से कर रहे हैं, कोई ऐसे केस भी आपके पास आए होंगे जो बड़े लोगों का प्रेशर हो कि नेताओं का या बड़े घरों का, यार आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये है मेरा फैमिली है, या कुछ वो स्टाफ में कुछ वैसा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि प्रेशर हो, वैसे मेरे पास तो सामान्यतः नहीं पहुंचते हैं कोई बड़ा केस का भी हुआ, लेकिन उसमें दूसरे तीसरे माध्यम से कभी कभार हम पर प्रेशर देने का कोशिश होता है। लेकिन प्रेशर देना और नहीं देना, इस केस में मैट्रिमोनियल मैटर में सबसे बड़ी बात है कि प्रेशर देकर भी कोई क्या करेगा। डिवोर्स नहीं हुआ तब भी कोई बेनिफिट नहीं होता है पार्टीज को, क्योंकि दोनों इस स्तर पर पहुंचे रहते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिवोर्स ग्रांट नहीं हुआ किसी को तो दोनों साथ हो जाएंगे। डिवोर्स हो जाता है तो केवल एक उनको बेनिफिट होती है कि फिर से नया जीवन वो शुरू कर सकते हैं। डिवोर्स नहीं हुआ तो उनकी परिस्थिति वही रह जाती है जो 10 साल पहले थी या 2 साल पहले थी, कि दोनों अपने अपने घर में, माता पिता के घर में या अपने स्थान पर पड़े हुए हैं, आगे जीवन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसमें प्रेशर का एक ही चीज है, यदि रीयूनियन के लिए प्रेशर आता है, चाहे कहीं से भी आता है प्रस्ताव कि हाँ रीयूनियन कराया जाए, तो हम लोग का प्रयास होता है कि रीयूनियन हो जाए। परिवार टूटना कहीं से भी सही नहीं है, तो रीयूनियन का प्रयास होता है। उसके लिए हम लोग खुद भी प्रयास करते हैं, किसी भी पक्ष से, वो मजबूत पार्टी हो या कमजोर पार्टी हो, उससे मतलब नहीं है। यदि कोई पक्षकार चाहता है कि रीयूनियन कराया जाए इसमें, तो हम लोग प्रयास करते हैं और न्यायालय भी इसके लिए प्रयास करती है। केवल अधिवक्ता ही नहीं, न्यायालय भी ये प्रयास करता है कि रीयूनियन हो, परिवार टूटे नहीं। सर आप डिवोर्स किसी को कराए हैं, उसके बाद कोई वही फैमिली कुछ वैसा भी केस आया हो क्या कि बाद में हम लोग साथ रहना चाहते हैं, कि कुछ वैसा मामला हो जाए कि फिर वैसा केस आया हो, या
डिवोर्स के बाद कोई हम खुशी हैं या दुख है उस टाइप में मामला? डिवोर्स का केस में एक उदाहरण मेरे पास है जिसमें कि दोनों पक्षकार के माता पिता और अधिवक्ता न्यायालय में हम लोग लड़ रहे थे। यस। और बहुत ही माने उग्रता के साथ दोनों पक्षकार लड़ रहे थे, पक्षकार के गार्जियन हम बोलेंगे। और अचानक 5 बजे जब न्यायालय का समय खत्म हुआ तो लड़का के पक्ष से थे, तो लड़का लड़की पता चला दोनों लड़की अपने ससुराल पति के साथ चली गई। और वहां से हमको खबर आया कि भाई ऐसा ऐसा है कि दोनों आ गया है। तो हम बोले ठीक है, आ गया है तो रखिए। तो उसमें क्या हुआ कि इधर हम लोग लड़ रहे थे और दोनों पक्षकार बाहर निकले न्यायालय कक्ष से, बात किए और दोनों बोले साथ रहेंगे और साथ चले गए। ऐसा भी मामला हुआ है। सर, इसको गवाहों का कोई रोल होता है क्या? गवाह इसमें होते हैं तो क्या रोल होता है गवाहों का? देखिए, कोई भी केस जो है बिना साक्ष्य का नहीं चलता। तो साक्ष्य वैवाहिक संबंध का जो ये वैवाहिक मामले हैं, इसमें लिखित में कोई साक्ष्य, बहुत कम साक्ष्य मिलते हैं जो कागजी साक्ष्य होते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत कम आते हैं। यहाँ जो भी है वो मौखिक साक्ष्य जिसको आप गवाह करते हैं उसी पर निर्भर करता है ज्यादातर केस। क्योंकि पक्षकार तो कुछ बनाकर भी बोलेगा, हो सकता है कि हम लोग भी कुछ उसको बोल दें कि इसको इस ढंग से बोलोगे तो तुमको राहत मिलेगा, तो वो भी बोलेगा। लेकिन जो गवाह होता है, गवाह है जो कि उस चीज को देखा है या उसको बहुत अच्छी तरह पूरे मामले को जान रहा है, तो गवाह पर ही पूरा केस। तो गवाह का रोल इसमें सबसे मजबूत है। सर, तो गवाह जैसे कि हम लोग कोई केस में या क्राइम हो या कुछ हो तो कोई नेक्स्ट आदमी, दूसरा आदमी होता है, तो इसमें या जो फैमिली में ये दूसरा होता है या लोग अपने? देखिए, फैमिली चूंकि एक घर के अंदर की मामला है तो ज्यादातर गवाह तो घर के ही होते हैं, संबंधी होते हैं, जिनका उस घर में आना जाना है, वही गवाह हो सकता है। नेचुरल गवाह वही हो सकता है। हाँ, कुछ मित्र हैं जो किसी खास समय पर पहुंचे हैं और उनके सामने कोई घटना घटित होती है तो उसके वही गवाह हुए। कुछ केसेस में होता है जिसमें कि रास्ता पर भी झगड़ा हो जाता है, तो वहां बाहर के आदमी भी गवाह हो सकते हैं। जिसने भी देखा है, जो साक्षी है, घटना होते जिसने देखा है वो गवाह है। सर, अगर कोई पारिवारिक विवाद में या डिवोर्स के केस में या घर में पारिवारिक विवाद चल रहा हो तो कोर्ट में कब आना चाहिए, और क्या उनके लिए कोई फीस है या कितना फीस है, इसके बारे में थोड़ा? देखिए, पारिवारिक विवाद और अब 2 चीज हो गया इसमें, वैवाहिक विवाद और पारिवारिक विवाद। पारिवारिक भाई भाई में भी हो सकता है, ऐसे कोई भी विवाद। हाँ, ये कोई भी विवाद हो, पारिवारिक परिवार में यदि हो रहा है, चाहे सामाजिक स्तर पर हो रहा है, तो उसका निपटारा सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि सामाजिक स्तर पर आप कर लें, पारिवारिक स्तर पर ही आप उसको कर लें। न्यायालय में आने के बाद दोनों पक्षकार के लिए वो सजा है। जब कोई भी रास्ता नहीं हो, सामाजिक स्तर पर सारे प्रयास खत्म हो जाएं, कोई रास्ता नहीं निकलता है, तभी आप न्यायालय में आए। वैसे तलाक देने का सामाजिक स्तर पर कहीं तलाक आपका नहीं हो सकता है। तलाक देने का पावर केवल फैमिली कोर्ट के पास है, मुस्लिम को छोड़कर। यस। मुस्लिम में भी यदि पत्नी तलाक चाहती है तो उसे न्यायालय में आना होगा, क्योंकि मुस्लिम विधि में है कि यदि पत्नी चाहती है तो उसे खुला कहा जाता है। तो खुला लेने में होता है कि पति का एक्सेप्टेंस जरूरी है। जब तक पति उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, खुला के प्रस्ताव को, तब तक पत्नी को खुला भी नहीं मिलेगा। हाँ, जो पिछले केस में जो ज्यादा मामला जो सानिया मिर्जा या जो ना कोई भी मामला हो, हाँ, कि खुला में पति को स्वीकार करना पड़ता है कि हम एक्सेप्ट किए, इस एवज में एक्सेप्ट किया, और उसके लिए कुछ पेमेंट करना पड़ता है। पत्नी पेमेंट करेगी पति को।
तो मान लीजिए जिस परिस्थिति किसी किसी केस में होता है कि पति एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है खुला, तो वहां न्यायालय में आकर के पत्नी तलाक का केस दायर करके मांग सकती है। तो फी क्या होता है अगर कोई आता है तो? देखिए अब अधिवक्ता का फी तो कोई निश्चित है नहीं, यस सर, ठीक है, लेकिन जो कोर्ट फीस था, पुराना कोर्ट फीस 250 रुपया था डाइवोर्स के केस फाइल करने के लिए। तो झारखंड हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट्स रूल जो बनाया गया उसमें कोर्ट फीस फ्री कर दिया गया। फैमिली कोर्ट में कोई कोर्ट फीस नहीं लगता है, न्यायिक शुल्क नहीं लगता है। अगर सर कि कोई कोर्ट में आता है विवाद, चाहे पारिवारिक हो या जैसे भी विवादों को फैमिली कोर्ट में आता है, तो आप लोगों की पहली प्राथमिकता क्या होती है? आने के बाद लोगों को क्या प्राथमिकता होती है? सबसे पहले तो फैमिली कोर्ट में पहुंचता नहीं है मामला। कोई भी विवाद होता है सबसे पहले हम लोगों के पास पहुंचता है। yes. तो मेरा जो है, अब सभी अधिवक्ता का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा जो है वो है कि मेरा कहना रहता है कि सामाजिक स्तर पर पहले आप लोग इस मामले में किस तरफ बढ़ेंगे। पहला तो रियूनियन का प्रयास कीजिए सामाजिक स्तर पर, नहीं होती है तो कम से कम ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि हम आपसी सहमति के आधार पर तलाक ले लेंगे। जो भी लेन देन करना हो सामाजिक स्तर पर ही आप लोग निर्णय ले लें। उसमें क्या है कि समय बचता है दोनों पक्षकार का, और जब सारा चीज फेल हो गया, सारा प्रयास फेल हो गया सामाजिक स्तर पर, तब हम लोग फिर न्यायालय में जाते हैं। आवेदन दाखिल किया गया जिस चीज के लिए भी क्लाइंट आया है, और उसके बाद जब न्यायालय में दूसरा पक्ष भी उपस्थित हो जाता है नोटिस के बाद, तब न्यायालय सबसे पहला काम जो करती है वो उनको मध्यस्थता केंद्र में भेज, खुद तो सबसे पहला तो खुद से कॉन्सिलिएशन करती है। yes, प्रयास करती है कि क्या होना चाहिए इसमें, चाहे क्या चाहते हैं दोनों पक्षकार और इसका क्या निदान हो सकता है। तो न्यायालय अपने तरफ से प्रयास करती है और उसके बाद उसे मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया जाता है। साथ बैठ करके आपसी सहमति से विवाद का निदान करें। कितने उस तरह के मतलब कि फाइल होने से अगर पहले अगर आप लोग पास आते तो कितने लोग हैं, या प्रतिशत की बात करें तो जो निपट जाता होगा मामला? हमारे पास आने के बाद यदि हम सब मेरे सलाह मानकर सामाजिक स्तर पर निपटाने का मामला बहुत कम, क्योंकि पहले खुद प्रयास किए रहते हैं पक्षकार जो भी रहते हैं, तो प्रयास किए रहते हैं, उसके बाद भी बोलने के बाद भी प्रयास करते हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल से 1% केस ही उसमें समाधान निकल पाता है, नहीं तो 99% केस हम लोग को कोर्ट में जाना ही पड़ता है। इन सभी बातों, चाहे वो फैमिली मैटर हो या माता पिता का हो, इसमें मेंटेनेंस का या मुआवजे का क्या किस तरह का है, कि कितना मिलता है? थोड़ा सा डिटेल में इसमें कि हर एक वर्ग के लिए इसका हर एक केस का अपना अपना मेरिट होता है। सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि 20% से लेकर के जो आय होती है, पति बोलिए या पुत्र बोलिए, जिसके यदि गार्जियंस आते हैं तो पुत्र, तो उनका आय का सामान्यतः 20 से 33% के बीच में ये राशि वैरी करता है, मेंटेनेंस का जो अमाउंट होता है। वैसे तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 25% का, लेकिन उसके बाद भी परिस्थिति हर एक केस में अलग होती है। अब जैसे मान लीजिए गार्जियन आप आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, वहाँ 4 बच्चे हैं उस आदमी के, पत्नी है, तो वहाँ भी खर्च, उसकी लायबिलिटी बढ़ी हुई है, तो उस हिसाब से देखा जाता है। और मिनिमम आवश्यकता सामान्यतः इसको बोला जाता है कि भरण पोषण है, ये लैविश लाइफ के लिए नहीं, सामान्य जो आजीविका आप चला सकें उस स्तर का पेमेंट होता है, इसमें ऑर्डर होता है, और इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। सर जैसे कि अगर कोई हस्बैंड अगर पत्नी को छोड़ रहा है, चाहे वो डिवोर्स कर रहा है, तो जो भी उसका 20% देना पड़ेगा, लेकिन क्या कब तक देना पड़ेगा? नहीं, वो भरण पोषण जो पत्नी को जो देना है
तो जब तक वो पत्नी, कुछ उसमें राइडर्स हैं भरण पोषण में, जैसे कि स्वयं से छोड़ के पत्नी चली गई है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, बिना किसी कारण के अलग रह रही हो, किसी और के साथ रह रही हो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, या तलाक के बाद वो दूसरा शादी कर रही हो तब उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, खुद उसके आय का साधन हो, सफिशिएंट इनकम यदि है तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो अब है जो आपने प्रश्न किया कि छोड़ देने के बाद, छोड़ना और तलाक होना दो चीज है। एक है कि परित्याग कर दिया, तलाक नहीं हुआ, तो उस परिस्थिति में पत्नी जो है दूसरा विवाह नहीं कर सकती है, तो वो जब तक उसका अपना इनकम नहीं होने लगता है तब तक उसे मिलेगा, या फिर पति ये नहीं प्रमाणित कर देता है कि वो किसी और के साथ रह रही है और वो आदमी उसका भरण पोषण कर रहा है। तो सर ऐसे समझ सकते हैं कि वो जब तक महिला सिंगल रह रही है तब तक इसका भरण पोषण के लिए दे सकता है। देखिए 125 CRPC में भरण पोषण का जो जहाँ प्रावधान किया गया है उसमें पत्नी के रूप में माना है जो डाइवोर्सी पत्नी भी है, तलाकशुदा पत्नी भी है, उसे भी भरण पोषण के लिए अधिकारी माना गया है। और जब तक दोनों एक तरह से, हम लोग ये कहते हैं कि परिस्थितियां यदि नहीं बदलें, जैसे पत्नी जो इसका तलाक हो गया जो अलग रह रही है, वो उसका इनकम नहीं है, उसने किसी और से शादी नहीं की है या किसी और के साथ एडल्ट्री में नहीं रह रही है, तो आजीवन जब तक वो दोनों में से एक जिंदा रहेगा तब तक मेंटेनेंस उसे मिलता रहेगा। अगर दोनों कमा रहा हो, अगर महिला अधिक कमा रही है, पुरुष कम कमा रहा है, अगर महिला उसे छोड़ दे, मतलब कि डाइवोर्स हो जाता है, तो क्या महिला दे सकती है? इसका कोई प्रावधान है? इसका कोई प्रावधान नहीं है। परमानेंट एलिमनी महिला देगी पुरुष को, ऐसा कोई प्रावधान आज तक नहीं है। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट में जब तक केस चल रहा है, यदि पत्नी का इनकम है और पति का इनकम नहीं है, तो वहाँ एक प्रावधान है कि पति पत्नी से केस लड़ने का और अंतरिम भरण पोषण की राशि का मांग कर सकता है, लेकिन एक केस बहुत ही कम देखा गया है, पति को पत्नी से भरण पोषण या परमानेंट एलिमनी। वैसे फिर माता पिता या जो बच्चे छोड़ देते हैं माता पिता को, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए भी गार्जियन, एक तो आपको नया एक्ट आया है सीनियर सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन उसका भी अभी प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ है, बहुत कम आदमी उसको जान रहे हैं। लेकिन पहले से 125 CRPC में वैसे भरण माने डेस्टिट्यूटेड पेरेंट्स के लिए भी प्रोविजन है। यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं और बाल बच्चा जो है अच्छे पद पर हैं, चाहे जो भी हैं, वो अपना काम चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी आय है, तो माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण की राशि के लिए न्यायालय में केस दाखिल कर सकते हैं 125 CRPC में। सर इसमें से एक और पूछना चाहेंगे, जो कुछ हमारे जान पहचान के भी हैं कि शादी होने के बाद, चाहे वो 2 साल 4 साल जो रिलेशनशिप चलता है, उसके बाद दोनों अलग होते हैं, तो जो अभी तो कर सकते हैं, जो पैसा मिलता है दहेज के रूप में या जेवर हो या जो भी सारा चीज, वो रिटर्न करने को करते हैं, तो क्या उसके बारे में थोड़ा सा कि क्या इसमें मामला होता है? देखिए, वो है कि जो भी बोला गया कि एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज व्हाट एवर गिवन बाई आइदर पार्टी टू द वाइफ ब्राइड, ठीक है, वो सारा स्त्री धन प्रॉपर्टी। तो जो भी चीज विवाह के समय या उसके आसपास के समय पे, जैसे कि बहुत सा चीज है रीति रिवाज में, तिलक के समय कुछ दिया जाता है, कुछ उसके पहले लिया जाता है, जो भी है, तो उसको मान लिया जाए, उसको माना जाता है कि वो उपहार के रूप में स्त्री को दिया गया है उसके माता पिता के द्वारा। यहाँ तक कि जो शादी के समय लड़का पक्ष के द्वारा भी जो जेवर वगैरह चढ़ाया जाता है, वो सारी स्त्री धन प्रॉपर्टी होती है,
वो महिला की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है और वो उसे वापस मिलना है। कानून है, इसके लिए प्रावधान कानून में बना हुआ है मैरिज एक्ट में। सर ये हो गया मुआवजा का। सजा की बात करें तो सजा केवल एक जगह है। यदि फैमिली कोर्ट की हम लोग बात करें तो यदि एडल्ट्रस लाइफ लीड कर रहा है दोनों में से कोई भी पक्षकार और उस आधार पर वो डिग्री होती है केस, तो वहां सजा के लिए भी प्रेयर कर सकता है और मुआवजा के लिए भी प्रेयर कर सकता है वो तीसरे पक्षकार से। जो तीसरा पक्षकार हुआ एडल्ट्री के केस में 3 पक्षकार होते हैं। एक तो पति पत्नी हो गए और तीसरा है जो नेक्स्ट जिसे पति पत्नी और वो बोला जाता है, तो वही जो तीसरा पक्षकार है उसके खिलाफ आप मुआवजा के लिए न्यायालय से प्रार्थना कर सकते हैं। तो सजा के लिए मतलब सर ये नहीं कि हम जैसे हम लोग कोई 2 साल 3 साल इस टाइप का कोई मामला है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं। सजा 1 साल के लिए है प्रावधान, लेकिन सामान्यतः अभी तक होते हुए हम 20 साल के प्रैक्टिस में जो फैमिली कोर्ट का एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस 20 साल से कर रहे हैं, अभी तक किसी भी केस में हुआ नहीं है। जो भी पक्षकार आते हैं खुद अपना क्या बोला जाए, जिसे कि बोला जाए कि अपना जान बचाकर निकलना चाहते हैं, निकल गए तो वही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। तो इसलिए उसके बाद फिर लिटिगेशन में नहीं फंसना चाहते और हम लोग भी सलाह नहीं देते हैं कि उसके बाद भी आप लिटिगेशन में फंसे रहें। आगे का जीवन देखिए और उसके बाद। सर इसमें कोर्ट में निलंबन का भी मामला कितने कभी जो केसेस होंगे या कितने दिन में ये निपटता है? कि अगर एक मामला की बात करें तो कितने दिन में ये निपट जाता होगा एवरेज कम? यदि केस आप कंटेस्टेड केस चल रहा है कोई भी, तो तलाक का मामला मेरा जो अभी तक हम देख रहे हैं कम से कम 2 साल आपको समय लगेगा कुटुंब न्यायालय में लग रहा है। और कुछ केसेस जो हैं वो 3 साल सामान्य यदि माना जाए, एवरेज लिया जाए तो 3 साल मान के चलिए कंटेस्टेड केस के लिए, और कुछ केसेस 5 साल 7 साल भी चलती है। मेरा ही एक केस था जो 14 साल तक चला। 14 साल कुटुंब न्यायालय में। मेरे प्रैक्टिस शुरू करने के पहले का केस था और वो 2009 में खत्म हुआ था। 95 का केस था, 2009 में खत्म हुआ था फैमिली कोर्ट से। तो इस तरह का लंबे मतलब कि शॉर्ट टर्म में भी केस होगा, लंबे टर्म में कुछ वैसे केस भी होंगे। तो सर इसमें अगर आपके पास कोई आते हैं तो क्या लगता है कि आप लोग जज भी करते होंगे कि ये कैसे हैं, इस टाइप में कुछ वैसा कि जो देखने कैसे हैं? हम लोग के पास तो जो भी आता है निदान के लिए आता है, तो हम उसके बारे में एसेस नहीं करना चाहते हैं। हम लोग एसेस तो कर ही लेते हैं, लेकिन उसको एसेस करके उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। उसको जो सलाह हम लोग का तो यही होता है कि जितना जल्दी हो सके करके। पहला हम लोग का असेसमेंट ये होता है केस में जब दोनों पक्षकार आ जाते हैं सामने कि इस मामले में रीयूनियन की संभावना है या नहीं। यदि रीयूनियन की संभावना है तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें प्रयास करके उसको रीयूनाइट करा दिया जाए, दोनों पति पत्नी साथ में चले जाए। और यदि नहीं तो वहाँ प्रयास ये होता है कि आप लोग बैठ करके, चूंकि ये स्थिति हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे हैं कि आप लोग रीयूनाइट नहीं होंगे, तो बेहतर दोनों पक्षकार के लिए हम लोग सलाह यही देते हैं कि आप लोग 1 टाइम सेटलमेंट कीजिए और म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेके जितना जल्दी हो सके न्यायालय से पीछा छोड़ाइए। या पति पत्नी को इसे अगर कैसे बचे लोग, चाहे पति हो तो कोई पत्नी बोल रही है या पति बोल रहा है, तो कैसे इसे बचना चाहिए? देखिए बहुत से केसेस में ऐसा है कि छोटा छोटा मामला पर भी न्यायालय पहुंच जाते हैं आदमी और समझौता करने को तैयार नहीं होते। तो सबसे पहली बात है कि टॉलरेंस बढ़ाएं आदमी, कि छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं रखें। दूसरी बात है पति पत्नी का जहां तक मामला है, दोनों पक्षकार जानते हैं कि मेरी गलती क्या है और मेरी गलती क्या है।
तो साफ मन से यदि वो प्रयास करें कि जो मेरा चीज तुम्हें पसंद नहीं है उसे हम नहीं करेंगे, दोनों पक्ष का, कि जो नापसंद चीज है एक दूसरे के लिए उसे वे छोड़ दें, तो न्यायालय में बहुत सा केस नहीं आएगा। और बर्दाश्त तो हर जगह, समझौता तो हर जगह जीवन में करना पड़ता है। तो समझौता की प्रवृत्ति बढ़ानी होगी, तभी न्यायालय में जो परेशानी से बचेंगे। न्यायालय आने का मतलब है दोनों पक्षकार के लिए परेशानी। हम लोग के पास तो जो मेरे क्लाइंट रहते हैं वो रहते हैं कि वो दूसरा पक्षकार खुश है, लेकिन नहीं, हम लोग तो जान रहे हैं कि दोनों पक्षकार और उसके जितने भी शुभचिंतक हैं सभी परेशान रहते हैं वैवाहिक संबंध वाले मैटर में। तो इसलिए सभी को मिलके उन सभी चीजों का निदान सामाजिक और सबसे पहली बात है कि आपस में ही उसका कम्युनिकेशन बंद नहीं हो तो बहुत सा समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरे पक्षकार को उसमें एंट्री नहीं होने दें आप। वो तीसरा माँ बाप भी हो सकता है, कोई हमारे मित्र भी हो सकते हैं, उसकी एंट्री यदि उसके माध्यम से जिस दिन से बात शुरू होगा पति पत्नी के बीच में, उस दिन से गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। बायलैटरल टॉक हमेशा यदि जारी रहेगा तो वो खुद से निदान निकाल लेंगे, मेरा मानना है। और वही टॉक जब बंद हो जाती है बायलैटरल टॉक और तीसरा पक्षकार बोलना शुरू करता है बीच में, किसी और के माध्यम से जब बातें आने लगती हैं तो वहाँ मामला और ज्यादा बिगड़ता चला जाता है। तो इसमें एक कुछ और कि जो तीसरा पक्ष जिसे कह रहे हैं हम लोग या पति पत्नी है, वो अधिकतर के तो लगभग यही आते होंगे शायद। नहीं, एडल्ट्री का केस बहुत कम है। एडल्ट्री का परसेंटेज यदि हम लोग देखें तो 0.5% से ज्यादा नहीं आता। आज के डेट में सबसे ज्यादा जो आ रही है वो ईगो से है और छोटी छोटी बातों को लेकर हो रही है। कहीं है कि दाई रखने के लिए पत्नी बोली, पति बोला नहीं रखेंगे, तुम क्या करोगी, उसी में तो हम दाई हैं, तो इसी पर झगड़ा बढ़ते चला गया। कभी हाथ उठा दिए तो कुछ जो भी मैंने छोटी सी बात को लेकर के उसी को, जिसको बोला जाता है तिल को ताड़ करना, तो आज ये प्रवृत्ति बढ़ गई है, जिसके चलते न्यायालय में ज्यादा आदमी आ रहा है। किसी में बर्दाश्त करने की क्षमता घट गई है। और दूसरा बात है कि अब तो भाई सोशल मीडिया और ये सब भी है, टीवी, सोशल मीडिया, सीरियल, ये सब का भी असर है। सर कुछ वैसे केस के बारे में बताइए जो आपको लगा हो कि इसको हटाना चाहिए, या कुछ उस टाइप में जो बताएं कुछ जो। देखिए, यदि हम लोग देखें तो सारे केस अपने मेरिट पर होते हैं और कोई भी केस हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसको बहुत ज्यादा हम लोग खींचे। वो पक्षकार ही होते हैं जो खींचते हैं। और हटाने की बात है, हाँ, जहाँ ज्यादा प्रेशर हम लोग पर काम नहीं करने देना चाहता है, चाहे जो ज्यादा तेज होता है उस केस को हम लोग चाहते हैं कि भैया हमारे पास से तुम ले जाओ जहाँ लड़ना है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जहां हम लोग को ये महसूस हो जाती है कि नहीं, बहुत ज्यादा गलती जो हमारे पास जो मेरा क्लाइंट आया है उसी का है, एरोगेंसी है उसमें। बहुत सी सामान्यतः तो एरोगेंसी से ही शुरू होता है सारा केस, और उसकी एरोगेंसी की लेवल जब हम लोग देख लेते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा खराब है इसका, तो ऐसे केस को हम अपने पास से हटा देते हैं। आप जैसे कि बताएं कि सालाना लगभग 1500-1600 केस आते हैं, तो उसे कम करने के लिए क्या आपको करना चाहिए? कम कैसे हो जो मामला हो? हम चाहते हैं 500-200 कम करने के लिए ये जो है उसके लिए मशीनरीज तो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, जैसे झालसा है झारखंड में, झालसा है, हर एक जिले में डालसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी। तो वहाँ पक्षकार यदि प्री लिटिगेशन में जाए, सामाजिक स्तर पर तो अपना प्रयास करें, एक वो स्तर हो गया जहाँ की कम किया जा सकता है न्यायालय तक पहुँचने में। दूसरा स्तर है कि प्री लिटिगेशन में यदि पक्षकार जाते हो, डालसा झालसा में इसके लिए पैनल बनाया हुआ है,
तो प्री लिटिगेशन में जाकर भी निपटा जा सकता है मामले को। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का सलाह है, परिवार सलाह केंद्र जो बोला जाए, तो वहां भी मामला जाता है। तो महिला थाना में भी पहला मामला यदि जा रहा है, कोई भी मामला जा रहा है 498A का प्रताड़ना से संबंधित, तो सारे थाना को भी निर्देश है कि आप लोग महिला थाना सबसे पहले रेफर करें, जहाँ की कॉन्सिलिएशन होता है केस होने के पहले। यदि कॉन्सिलिएशन के माध्यम से जहाँ मामला सलट जाता है तो फिर उसके आगे केस होता नहीं है, तो लोग को समझा के पुलिस पदाधिकारी कॉन्सिलिएटर जो भी रहते हैं महिला थाना में, वो अपना प्रयास करते हैं कॉन्सिलिएशन के माध्यम से समझौता करा के दोनों पक्षकार को साथ कर दिया या कोई भी निदान निकाला जाए। ये सब है, उसका उपयोग करे यदि आदमी ज़्यादा तो बेनिफिट रहेगा। हो सकता है न्यायालय का बोझ कुछ कम हो। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप सरकार को या क्या सुझाव देना चाहते हैं? अगर आपसे कुछ, आप इतने लंबे समय से देखे हैं, बहुत लोगों को बहुत नज़दीकी से देखे हैं, कुछ हटाना हो, कुछ जोड़ना हो, तो क्या सुझाव रहेगा सर आपका? देखिए, तलाक के मैटर में तो सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन भरण पोषण के मामले में हम लोग आदेश कराते थे, न्यायालय आदेश कर दी कि इतना रुपया प्रति माह आप अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए दीजिए। वहाँ समस्या आती है उसके रियलाइजेशन। जहाँ सरकारी नौकरी में है या इस तरह के PSU में है हस्बैंड, वहाँ तो दिक्कत नहीं आती है कि उसके सैलरी से हम लोग उसको अटैच करवा लेते हैं। लेकिन जहाँ प्राइवेट जॉब वाले हैं या फिर व्यवसायी वर्ग हैं, तो और भी खास करके जो नीचे तबके के हैं, वहाँ महिलाओं को आदेश के बाद भी उसका फल मिल नहीं पाता है। वहाँ एक ही चीज है कि जब जो अभी की प्रक्रिया है कि न्यायालय में हम लोग आवेदन देते हैं कि इतना इतना एरियर हो गया है, उसके बाद भी अभी तक पेमेंट नहीं कर रहा है। महिला बच्चा और जरूरी चीज़ है, क्योंकि भरण पोषण की राशि मिलना, बहुत कुछ केसेस में तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि पति और ससुराल वाले तो छोड़ ही चुके हैं बच्चों को और उसकी पत्नी को, मायके वाले भी उसको सही ढंग से नहीं रख पाते हैं। चाहे उनके पास भी अपना खर्च है, जो भी भाई का है खर्च, बड़ा भाई हो जाए बच्चा, उसको अपना खर्च है, और अपने परिवार का सदस्य भी नहीं मानते हैं कि शादी हो गई अपना घर में जाओ। अब वैसी महिलाओं के लिए आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या हो जा रही है आवास की भी और अपने आजीविका की भी। तो और दूसरे तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि जब यहाँ से डिस्ट्रेस वारंट इशू करता है कोर्ट की पेमेंट नहीं कर रहा है, तो पुलिस को आदेश दिया जाता है, वारंट दिया जाता है कि इतनी राशि उस आदमी से आप वसूल करके न्यायालय में जमा करें, और नहीं यदि वसूल होता है तो उस आदमी को आप अरेस्ट करके और न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो पुलिस भी इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। कितने बार आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर में भी आता है कि न्यायालय के आदेश नहीं मानने के कारण फलाने थानेदार का वेतन रोक दिया गया न्यायालय से। तो उसके लिए भी है कि न्यायालय भी तुरंत नहीं रोकती है वेतन। उसमें डिस्ट्रेस वारंट गया, उसका एक्सक्यूशन नहीं हुआ तो एक्सक्यूशन रिपोर्ट मांगती है कोर्ट। एक्सक्यूशन रिपोर्ट भी सबमिट नहीं करता है पुलिस। उसके बाद उनको शोकॉज किया जाता है न्यायालय के द्वारा कि कारण बताइए कि क्यों नहीं आप इसका न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं। शोकॉज भी पुलिस पदाधिकारी नहीं देते हैं कुटुंब न्यायालय में। तब अंतिम अस्त्र के रूप में न्यायालय उसका वेतन रोकने का आदेश करती है। उसके बाद भी बहुत से में देखा जाता है कि आ गया कि वो भागा हुआ है, नहीं मिल रहा है, तो कुछ इस तरह का एक्सक्यूशन रिपोर्ट। तो आदेश होने के बाद भी भरण पोषण के केस में हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को बहुत सी जो मजबूर है, जिनका कोई सपोर्ट कहीं से नहीं, उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या तंत्र विकसित किया जाए
या तो सरकारी स्तर पर वैसे महिलाओं को सहयोग दे। बहुत सी सरकार जो है हमारी वो तो जनता के लिए ही है, तो उसके लिए किया जाए, या दूसरा तंत्र विकसित किया जाए जिसमें कि आदेश जो भी न्यायालय का हो उसको जितना प्रभावी ढंग से उसका एक्सक्यूशन कराया जा सके। या तो डायरेक्ट यहाँ से आदेश हो जाए कि पुलिस पदाधिकारी को ही या कोई ऐसी एजेंसी बना दी जाए जो कि उसके भरण पोषण की राशि का वसूली करके उसके पति से जिसके विरुद्ध आदेश हुआ है और उसको पेमेंट करते रहे। ये तंत्र तो विकसित सरकार ही कर सकती है और इसके लिए एक्ट में भी आवश्यक सुधार होना चाहिए। आज हमारे गेस्ट तो आप रूबरू हो ही गए, अगले कड़ी के लिए इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।